आज फिर कुछ लोगों ने अपने नाम के सामने अपनी यूजर आईडी नहीं लिखी हुई है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यूजर आईडी मिल भी चुकी है लेकिन फिर भी उन्होंने यूजर आईडी नहीं लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग का 7th लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का, और 7th लेक्चर के अंदर हम लोग अपने कंसिस्टेंसी की पोर्शन को, जो हमारा कल बचा हुआ था थोड़ा सा, उसे खत्म करेंगे। मतलब चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इसे हम शुरू करेंगे। चैप्टर 2 सॉइल मैकेनिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर होता है, और इसके खत्म होते ही अबाउट 30% सॉइल खत्म हो जाती है। इसके बाद जितने भी चैप्टर होते हैं वो एक एक क्लास के अंदर खत्म होते जाते हैं, है ना? तो आज से हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा, जिसके अंदर पार्टिकल साइज ग्रेडेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज और कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल थी, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, और पूरी सॉइल मैकेनिक्स का जो बेसिस है वो यहीं से फॉर्म होता है। तो जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी, उनका जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप था, और उसके बाद जो पार्टिकल साइज ग्रेडेशन था, और कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी लिमिट्स थी, आप इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी पूरी सॉइल मैकेनिक्स के दौरान। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल सबसे पहले हम लोगों ने कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। कंसिस्टेंसी लिमिट्स के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी बेसिकली। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट आती है, फिर प्लास्टिक लिमिट आती है, और फिर लिक्विड लिमिट आती है। ठीक है ना? और इनके बीच में अगर हम देखते हैं तो इसके पहले सॉलिड स्टेट होती है, और WF और WP के बीच में सेमी सॉलिड स्टेट होती है, WF के बीच में प्लास्टिक स्टेट होती है, और उसके बाद हम लिक्विड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमारी लिक्विड स्टेट आ जाती है। तो ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कंसिस्टेंसी लिमिट्स को पढ़ने के बाद, कंसिस्टेंसी लिमिट्स को पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था कि श्रिंकेज पैरामीटर, हम लोगों ने 2 श्रिंकेज पैरामीटर्स देखे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होंगे श्रिंकेज पैरामीटर हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था श्रिंकेज रेशियो। के बाद हम लोगों ने देखा था वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। एक लीनियर श्रिंकेज भी देखा था, लेकिन मैंने कहा था वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला उसका याद रख सकते हैं। श्रिंकेज पैरामीटर्स को देखने के बाद हम लोगों ने कल प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखी थी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आई माइनस WP के बराबर होगी। मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, इन दोनों के बीच में जितना वाटर कंटेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये क्या बताएगी, सॉइल की प्लास्टिसिटी के बारे में बताएगी। और सॉइल की प्लास्टिसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या करती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कंसिस्टेंसी इंडेक्स देखा था। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू आती है कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। का मतलब अगेन WL माइनस का WP, है ना? तो ये हमें क्या बताता है, इसकी वैल्यू में सॉइल के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बताती है। जैसे कि IC की वैल्यू अगर 1 है तो W प्लस WP, W मतलब सॉइल प्लास्टिक लिमिट पर है। IC की वैल्यू 0 है तो W इक्वल्स टू WL, मतलब सॉइल कहाँ पर है, लिक्विड स्टेट पर है। इसी तरह से 1 से बड़ी है, 0 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में है। आप इन चीजों को भी फाइंड आउट कर सकते थे बड़ी इजीली। तो हम लोगों ने कल तक इतनी चीजों को देख लिया था और इतनी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और आगे चल के हम लोग कुछ और चीजों को देखेंगे। ये सबसे पहले मैंने कल की कुछ स्लाइड ली हुई है, जो टॉपिक हमारा बीच में था। तो कंसिस्टेंसी इंडाइसिस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि WL माइनस WP होता है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की स्लाइड ये है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि WL माइनस W अपॉन IP होता है, मतलब नीचे भी WL माइनस WP होता है। और इसकी वैल्यू हमें सॉइल के किसी भी स्टेटस के बारे में जानकारी देती है कि प्रेजेंट में सॉइल कहाँ पर है। अभी आज जो हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है, वो एक जो टॉपिक हमारा कल का छूट गया था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का,
वो है लिक्विडिटी इंडेक्स। जिस तरह से प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, हमारे हमारे दो इंडेक्स थे, फिर तीसरा इंडेक्स होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इन दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है वो लिक्विड लिमिट के टर्म्स में चलता है, और जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है वो प्लास्टिक लिमिट के टर्म्स में चलता है। लिक्विडिटी इंडेक्स का एक और नाम होता है, और उसका उस नाम को जानते हैं प्लास्टिसिटी रेशियो के नाम से, है ना। द नेम इज प्लास्टिसिटी रेशियो। बिल्कुल कंसिस्टेंसी इंडेक्स की तरह ही है। अंतर सिर्फ यहाँ पर कितना है कि जब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स को फाइंड आउट कर रहे थे तो आप WL माइनस W लिख रहे थे। मतलब जब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला आपने लिखा था, तब आपने लिखा था WL माइनस W। W का मतलब था नेचुरल वाटर कंटेंट, और अपॉन आपने लिखा था WL माइनस WP, मतलब IP। ये भी सेम है, लेकिन ये लिक्विडिटी इंडेक्स के टर्म्स में निकला था कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और ये WP के टर्म्स में निकलता है। और नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पर बाद में आता है और यहाँ पर पहले आ जाता है। ऐसा क्लियर हो ना? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है I, इसको L से दिखाते हैं ना, ये L है, IL इक्वल्स टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस का WP। इट इज व्हाट? लिक्विडिटी इंडेक्स। सिर्फ इतना सा अंतर है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की तरह है एकदम, कोई अंतर नहीं है, केवल वो लिक्विड लिमिट के टर्म्स में है और ये प्लास्टिक लिमिट के टर्म्स में है। उसमें नेचुरल वाटर कंटेंट बाद में आता है और इसमें नेचुरल वाटर कंटेंट पहले आ जाता है। सब क्लियर और नॉट? नाउ एक बात और आप अपनों को अच्छे से याद रखनी होगी, एक बात और आप लोगों को अच्छे से याद रखनी होगी, और वो बात क्या है? जिस तरह से IC की वैल्यू सॉइल के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में हम लोगों को जानकारी देती है, उसी तरह से लिक्विडिटी इंडेक्स की भी वैल्यू हमको सॉइल की जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बारे में जानकारी देती है। जैसे कि IL इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो IL इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? WL। मतलब सॉइल किस पे है? लिक्विड लिमिट पर, ठीक है ना। अगर IL की वैल्यू 1 से बड़ी है तो W की वैल्यू क्या होगी? WL से बड़ी होगी, तभी 1 से बड़ी होगी। इस फॉर्मूले पे आप देख सकते हैं। तो मेरी सॉइल कहां पर है? मेरी सॉइल लिक्विड स्टेट में है। अगर IL की वैल्यू मेरी 0 के बराबर है, अगर मेरी IL की वैल्यू 0 के बराबर है, तो मेरी IL की वैल्यू 0 कब हो पाएगी? IL की वैल्यू 0 हो पाएगी जब मेरा W किसके बराबर हो जाएगा? WP के बराबर। मतलब मेरी सॉइल कहां पहुंच जाएगी? मेरी सॉइल प्लास्टिक लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगी। अगर मेरी IL की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो 0 से छोटी वैल्यू कब होगी? जब W लेस देन होगा WP से, नेगेटिव वैल्यू। मतलब सॉइल कहां पर है? सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। 2 मिनट, मेरे ख्याल से कुछ लोग वेटिंग में हैं, मैं उनको एडमिट कर लेता हूँ। आज विकास सर नहीं है क्या सर? विकास सर हैं, लेकिन आज थोड़ा जूम का सर्वर डाउन है, इसीलिए कुछ लोग वेटिंग में चले गए हैं ना। मैं उनको ऐड कर दूँ। विवेक, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रही है। अपना हाथ हाथ 2 मिनट खड़ा करना विवेक। 105। विवेक, मैं तुम्हें होस्ट बना रहा हूँ, ठीक। वेटिंग में रहे उनको एडमिट कर लेना, और जैसे विकास सर आते हैं विकास सर को होस्ट बना देना, ठीक है। ठीक। नाउ सी, IL की वैल्यू अगर 0 से कम है, नेगेटिव है, इसका मतलब W की वैल्यू WP से कम है, तभी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सॉइल मेरा अगर लिक्विड प्लास्टिक का लिमिट से भी नीचे है तो वो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में होगा। सिमिलरली अगर IL की वैल्यू मेरी 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, मतलब 1 से और 0 के बीच में जा रही है, इसका मतलब कि जो मेरा W है वो WL से छोटा है और WP से बड़ा है। आप लोग फॉर्मूला देख के समझ सकते हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू कहां पर पहुंचेगी? ये वाली वैल्यू प्लास्टिक स्टेट के अंदर पहुंचेगी। आप इन सब वैल्यू को करस्पॉन्ड कब कर पाएंगे? जब इस पूरे फॉर्मूले को लिखेंगे। IL इक्वल्स टू होता है W माइनस WP अपॉन
WL माइनस WP। अब आप इन चीजों को बड़े अच्छे समझ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीजें हैं। बस इतना सा अंतर है कि वो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के टर्म्स में चलती हैं, है ना। इतना सा केवल उसमें अंतर है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगली चीजों को देखना चालू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मिसलेनियस डेफिनेशन है, किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है की, उन डेफिनेशंस को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, पहली जो डेफिनेशन है उसका नाम होता है एक्टिविटी ऑफ क्ले। पहली जो डेफिनेशन है उसका नाम होता है एक्टिविटी ऑफ क्ले। व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ क्ले? एक्टिविटी ऑफ क्ले का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर सॉइल कितनी एक्टिव है। कितनी एक्टिव है मतलब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं करनी है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं करना कि सॉइल की एक्टिविटी दिखाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ रिएक्शन दिखानी है या कुछ प्रोसेस दिखानी है। हमें केवल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि प्लास्टिक। सर एक मिनट सर, एक हाँ, मिनट ये हाँ, विकास सर 5-6 आईडी से हैं और ऑलरेडी और वेटिंग रूम में भी हैं, विकास आज श्रीवास्तव नाम से। आज असल में क्या है, थोड़ा सा जूम का सर्वर डाउन हो रहा है तो इसीलिए वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो सबको सर्वर एडमिट कर डाउन। लिया मैंने, 6-7 हैं सर विकास हाँ, श्रीवास्तव हाँ, करके। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही है लेकिन वो थोड़ा सा आज जूम का सर्वर डाउन है ना। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत ठीक ठीक ठीक। है तो हमें बता दीजिएगा। आज जूम का मेरे पास सुबह मेल भी आया था, आज पूरे दिन जूम का सर्वर मेंटेनेंस पर रहेगा। एक्टिविटी के लिए क्या होता है, सॉइल के अंदर उसकी प्लास्टिसिटी और क्ले का जो रेशियो होता है ना। मैं इस रेशियो के बारे में भी थोड़ी देर से आपसे बात भी करूंगा कि रेशियो ऐसा क्यों बनाया गया है। पहले मैं केवल आपको इसका फॉर्मूला समझा रहा हूँ। एक्टिविटी का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी कितनी है और अपॉन उसके अंदर क्ले पार्टिकल कितना है। क्ले पार्टिकल कौन सा होता है, क्ले कंटेंट कौन सा होता है, वो पूरा कंटेंट जो 0.002 mm से छोटा है ना। मैंने आपको पहले भी वाली चीज बताई हुई है, 0.002 mm से छोटे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले पार्टिकल्स। तो हमें केवल इसके अंदर ये देखना है कि आईपी की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज में हमने आईपी की वैल्यू देख ली, और उस क्ले के टोटल वेट के अंदर क्ले का परसेंटेज कितना है। मतलब जो पूरा का पूरा होगा, वजन होगा उसका हमारी सॉइल का, उस सॉइल में से 0.002 mm की सीव में से कितने पार्टिकल पास कर गए, कितने पार्टिकल 0.002 mm की सीव से छोटे थे, उन पार्टिकल्स का परसेंटेज। तो आप उन पार्टिकल अगर यहाँ पे लिखेंगे तो उस सॉइल को बोलेंगे हम लोग एक्टिव सॉइल, है ना। हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ, जैसे आपको ये वाली चीज क्लियर करता हूँ। नाउ सी, अगर हम आईपी अपॉन क्ले कंटेंट करते हैं परसेंटेज में तो हमें एक्टिविटी का नंबर मिल जाएगा कि उस सॉइल की एक्टिविटी कितनी है। अगर उस सॉइल की हमें एक्टिविटी का नंबर मिल जाएगा तो सॉइल को हम कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर से देख पा रहे होंगे, अगर ये एक्टिविटी हमें 0.075 से छोटी मिलती है तो हम उसको बोलते हैं इनएक्टिव सॉइल। क्लियर हो नॉट? अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल हमें एक्टिविटी देती है 0.75 से 1.40 के बीच में तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव। और अगर कोई सॉइल 1.40 से ज्यादा एक्टिविटी का नंबर देती है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव सॉइल। ये 3 क्लासिफिकेशन है, ये आपको पेपर के अंदर याद रखने हैं। ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, सॉइल कितनी एक्टिव है, अगर उसके अंदर एक्टिविटी की वैल्यू इतनी आ रही है तो उसको आप इनएक्टिव, नॉर्मल और एक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ मैं इसके फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था कि इसका फॉर्मूला होता है AC इक्वल्स टू IP अपॉन कंटेंट, है ना। नाउ सी, देखिए किसी भी सॉइल का एक्टिव होना, किसी भी सॉइल का एक्टिव होना है, किसी भी सॉइल का एक्टिव ना होना, पहली बात तो है कि एक्टिव होने का मतलब क्या है। एक्टिव होने का मतलब होता है सॉइल के द्वारा वाटर को लेकर बहुत ज्यादा सॉइलिंग कर लेना, या फिर आप उसको कंप्रेशन करो तो सॉइल का एकदम बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाना, मतलब उसका बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करना। अगर आप उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो तो उसका बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर देना, इसको बोलते हैं सॉइल का एक्टिव होना। नाउ अब अगर आप सॉइल का एक्टिविटी देखना चाहते हो तो उसका एक्टिविटी फॉर्मूले के थ्रू में क्या दिख रहा है कि वो आईपी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका एक्टिविटी क्ले कंटेंट के प्रोपोर्शनल है। इसका क्लियर हो? इसका मतलब क्या है, देखिए सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी सॉइल के अंदर उतनी ज्यादा एक्टिविटी निकल के आएगी, क्योंकि सॉइल उतनी ज्यादा तेजी से रैपिडली डिफॉर्म हुआ करेगा, है ना। सॉइल के अंदर आप जितनी, मैंने कल आपको बताया था प्लास्टिसिटी के बारे में, कोई सॉइल जितनी ज्यादा प्लास्टिक होती है वो उतनी ज्यादा तेजी से रैपिडली डिफॉर्म हो जाती है। इसीलिए प्लास्टिसिटी अगर ज्यादा होगी तो सॉइल एक्टिव होगी, ये वाली बात तय है। लेकिन क्ले कंटेंट कम होने को सॉइल को ज्यादा एक्टिव मान रहे हैं, उसका रीजन ये है
क्ले कंटेंट अगर ज्यादा होता है तो प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है नॉर्मली, लेकिन अगर क्ले कंटेंट कम होने के बाद भी, अगर क्ले कंटेंट होने के बाद भी प्लास्टिसिटी ज्यादा निकल के आ रही है, देन द सॉइल इज एक्टिव, है ना। जैसे कि लेट अस सपोज दैट कोई फिल्ट है और फिल्ट के अंदर क्ले कंटेंट बहुत कम है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब वो सॉइल वाकई में एक्टिव है, उस सॉइल के अंदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो क्ले कंटेंट से इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स से इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है, और आईपी अपॉन क्ले कंटेंट देकर के हम एक्टिविटी निकाल सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आपको WL दी हुई होगी, आपको WP दी हुई होगी, आप दोनों को माइनस करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आप आईपी फाइंड आउट कर लेंगे, WL माइनस WP ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और उसके बाद आपको सीधे क्या दे देगा, क्ले कंटेंट दे देगा कि 0.002 mm की फीड से इतना परसेंटेज पास होता है। आपको केवल क्या कर देना है, आईपी अपॉन क्ले कंटेंट कर देना है। अगर आप आईपी अपॉन क्ले कंटेंट करेंगे तो आपको वहां से सॉइल की एक्टिविटी के बारे में पता पड़ जाएगा कि सॉइल की एक्टिविटी कितनी है। बहुत सिंपल सी चीज है, उसके अंदर कुछ इतना बड़ा कुछ लॉजिक नहीं होता, ठीक है। एक्टिविटी के बाद लास्ट में हम लोगों को जो पढ़ना होता है वो होता है सेंसिटिविटी सॉइल। थर्ड लास्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल क्या होता है, ये भी अगेन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन इस पैरामीटर के साथ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर है, ये पर्टिकुलर पैरामीटर इस टॉपिक का नहीं है, ये पर्टिकुलर पैरामीटर शेयर स्ट्रेंथ के टॉपिक का है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं और सेंसिटिविटी सॉइल की एक बेसिक प्रॉपर्टी ही कंसिडर की जाती है, इसलिए मैं इस पैरामीटर को यहाँ पर ले रहा हूँ। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, पहले उस चीज को समझिए। ये जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, है ना। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कोई सॉइल सेंसिटिव होती है, इसका मतलब क्या है। सपोज दैट कोई सॉइल जमीन के अंदर रखी हुई थी, ठीक है। अब अगर कोई सॉइल जमीन के अंदर रखी हुई थी और उस सॉइल का कुछ एक अपना प्रॉपर्टी था, उस सॉइल का अपना पर्टिकुलर स्ट्रेंथ था, मतलब नेचुरल स्टेट में थी, है ना, उस सॉइल का अपना एक प्रॉपर्टी था, अपना एक स्ट्रेंथ था। आपने क्या किया, उस सॉइल को जाकर के छोटा सा वाइब्रेशन दे दिया, या फिर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, खोद दिया, वाइब्रेशन दे दिया, या फिर और भी कुछ आपने किया, एक मैकेनिकल प्रेशर लगा के आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिया। अब डिस्टरबेंस के आने पर वो सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को कितना लूज कर लेती है, या फिर डिस्टरबेंस के आने पर उसकी प्रॉपर्टी कितना खत्म हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी कितना चेंज हो जाती है, दैट इज नोन एज द सेंसिटिविटी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ग्रेवल है, ग्रेवल है, तो ग्रेवल कहीं पड़े हुए हैं, आप जाइए और ग्रेवल्स को वाइब्रेट कीजिए, या अपने हाथों से इधर उधर करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ी देर उसको वाइब्रेशन दीजिए, अपने हाथों से उनको थोड़ा सा इधर उधर कीजिए। क्या फर्क पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, कुछ भी नहीं। आप रीमोल्डेड कर लो, आप जितना मर्जी चाहे डिस्टर्बेंस कर लो, उनकी प्रॉपर्टीज पहले जो थी लगभग वही रहेंगी, उसकी जो स्ट्रेंथ पहले जो आ रही थी लगभग वही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर डिस्टर्बेंस का उतना फर्क पड़ता नहीं है। इट इज नोन एज इनसेंसिटिव सॉइल। क्या बोलते हैं इसको, इनसेंसिटिव सॉइल। इनसेंसिटिव, ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि आपके डिस्टर्बेंस देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। वहीं लेट अस सपोज दैट ब्लैक कॉटन सॉइल है, मान के चलिए वहां पर एक ब्लैक कॉटन सॉइल है। अब अगर वहां पर एक ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आप गए और आपने अगेन थोड़ा डिस्टर्बेंस किया। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आप गमले की आपकी जो मिट्टी होती है वो नेचुरल स्टेट में है, मतलब एकदम जमी हुई है, एकदम ड्राई स्टेट में है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसकी स्ट्रेंथ है, आप जाइए और उसको थोड़ा सा खोद दीजिए, है ना, एक किसी औजार से या किसी फावड़े से थोड़ा सा खोद दीजिए। आप जैसे उसको खोदेंगे यू विल सी कि वो लूज हो जाएगी, उसका बॉडी टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत जनरेट हो जाएगी, परमिबिलिटी भयंकर इंक्रीज हो जाएगी, वो सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को लगभग जीरो कर लेगी, लगभग खोदेगी अगर आपने उसको खोद दिया तो। आप ग्रेवल्स को खोद दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल को आपने खोदा और आपने ऊपर नीचे किया तो उसकी तो पूरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई। इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को कहा जाता है एक्स्ट्रा सेंसिटिव, क्योंकि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी प्रदान कर दी आपकी डिस्टर्बेंस के ऊपर। क्लियर हो ना। तो सेंसिटिविटी में ये बताती है कि कोई सॉइल डिस्टरबेंस के आने पर कैसा रिस्पॉन्ड करती है। अगर बहुत तेज रिस्पॉन्ड कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, तो सेंसिटिव है, और डिस्टरबेंस को आने पर अपने आप को चेंज नहीं कर रही है तो वो सॉइल, वो जो पर्टिकुलर सॉइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर वो डिस्टरबेंस को आने पर प्रॉपर्टी चेंज कर रही है तो सेंसिटिव सॉइल है। नाउ सी, अब इसको मैथमेटिकली कैसे बनाया गया, इसको मैथमेटिकली बनाया गया बेसिकली अभी जो मैं टर्म बोलने जा रहा हूँ उस टर्म का मतलब आप समझेंगे नहीं। एक टर्म होता है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अभी इस टर्म को आप इतना मत सोचिए कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, आप केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अपने दिमाग में रखिए। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है ये हम शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में जाके देखेंगे।
अभी आप अपने दिमाग के अंदर केवल और केवल किसको रखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आप सब जानते हैं कि कंप्रेशन को लगाने पर कोई मटेरियल कितने लोड पर यूनिट एरिया पर फेल होता है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल कितने कंप्रेशन के प्रेशर पर फेल होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, उस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है ना। नाउ सी क्लियरली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपने कहीं पर कोई प्रेशर अप्लाई किया और उस पर्टिकुलर प्रेशर के अप्लाई होने के बाद आपने उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया। मतलब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि आपकी एक सॉइल थी और आपकी जो सॉइल थी वो आपकी सॉइल लेट्स सपोज दैट नेचुरल स्टेट में थी। तो नेचुरल स्टेट में उसके ऊपर कंप्रेशन लगाइए और कंप्रेशन लगा के उसके ऊपर आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि उस सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब वो सॉइल कितने प्रेशर पर फेल कर रही है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर उस सॉइल को जाके क्या कर दीजिए, डिस्टर्ब कर दीजिए। डिस्टर्ब करने के बाद फिर से कंप्रेशन का प्रेशर लगाइए और अब देखिए कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां मिल रही है, मतलब फाइल कहां फेल हो रही है। अब यहां से आप पता कर लेंगे सेंसिटिविटी कितनी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मुला देख पा रहे होंगे, फॉर्मुला लिखा हुआ है क्यू यू। क्यू यू का मतलब अनडिस्टर्ब केस में, नेचुरल केस में जब आपने डिस्टर्बेंस नहीं दिया है। और क्यू यू रिमोल्डेड, क्यू रिमोल्डेड का मतलब डिस्टर्बेंस करने के बाद, रिमोल्डेड का मतलब होता है डिस्टर्ब करने के बाद। तो अनडिस्टर्ब केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और डिस्टर्ब करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब डिस्टर्ब करने के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी कम हो जाएगी, सॉइल की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा चेंज हो गई, और स्ट्रेंथ जितनी कम हो गई सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ गई, और होना भी चाहिए क्योंकि उसने स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा लॉस कर लिया। ब्लैक कॉटन सॉइल आप उसके अंदर डिस्टर्बेंस कर दीजिए, स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ग्रेवल्स आप उसके अंदर डिस्टर्बेंस करते रहिए, स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस के बाद सॉइल के अंदर कितना चेंज आ गया। सॉइल के अंदर जितना ज्यादा चेंज आएगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से इसको रिलेट करते हैं। डिस्टर्बेंस देने पर सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी कम हो जाएगी, हम किसी पर्टिकुलर सॉइल को उतना सेंसिटिव कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप नीचे देख सकते हैं, टेबल बनी हुई है और टेबल के अंदर सेंसिटिविटी और उस सेंसिटिविटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1। मैं आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर क्लियर करना चाहूंगा। 1 होता है ग्रेवल एंड सैंड के लिए, है ना। ग्रेवल एंड सैंड आर कंसीडर्ड एज इनसेंसिटिव, दे आर इनसेंसिटिव। ठीक है। उसके बाद जिन सॉइल्स के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4 होती है ना, उनको बोलते हैं नॉर्मल सेंसिटिव। ये होता है फिल्टी सैंड। मतलब फिल्टी सैंड मतलब फिल्ट और सैंड का मिक्सचर। ठीक है। और उसके बाद जो सॉइल 4 से 8 के बीच में सेंसिटिविटी रखती हैं, जो सॉइल 4 से 8 के बीच में सेंसिटिविटी रखती हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसिटिव सॉइल। सेंसिटिव सॉइल के अंदर होता है सिल्ट और क्ले। उसके बाद जो सॉइल एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती हैं, वो 8 से 16 के बीच में सेंसिटिविटी रखती हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल को, बीसी सॉइल। और उसके बाद होती है अनस्टेबल सॉइल, है ना। यहाँ पर आती है बेंटोनाइट सॉइल जो 16 के ऊपर सेंसिटिविटी रखते हैं। बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल तो ठीक है, इसको आप यूज कर भी सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल सॉइल को कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सॉइलिंग होती है इसके अंदर और सॉइल अपनी प्रॉपर्टीज को बहुत तेजी से चेंज कर लेती है। ठीक है। तो ये बेसिकली सेंसिटिविटी के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। हालांकि हम सेंसिटिविटी को कैसे निकालते हैं, वेन शेयर एपरेटस क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज को थोड़ा सा जब वो सेफ स्ट्रेंथ के चैप्टर को पढ़ेंगे तब भी हम उसे थोड़ा सा वहां समझाएंगे, लेकिन अभी मैंने इसका एक ओवरव्यू आप लोगों को छोटा सा दिया हुआ है। लास्ट में एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज थिक्सोट्रॉपी, है ना। अभी थिक्सोट्रॉपी बहुत सिंपल टॉपिक होता है। थिक्सोट्रॉपी का मतलब होता है सॉइल का अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेना। लेकिन आप कहीं गए और आपने किसी सॉइल को खोद दिया, आपने किसी सॉइल को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया है। ब्लॉक कॉटन सॉइल थी, किसी खेत में गए और वहां पर खोद के आ गए। जब आप उस सॉइल को खोद के आए तो वो सॉइल लूज हो गई और उसकी शेप स्ट्रेंथ क्या हो गई, बहुत कम हो गई। आप 1 महीने या 2 महीने के बाद चाहिए, आप उस सॉइल को उसी स्टेट में पाएंगे क्या? 1 महीने 2 महीने के बाद आप देखेंगे 1 महीने 2 महीने के अंदर उसने अपने अपने आप को फिर से हार्ड कर लिया। वो सॉइल फिर से हार्ड हो गई। जैसे आप लूज करके आए थे ना, खोद के आए थे, आप गमले की सॉइल को देखिए ना, अगर आप गमले की सॉइल को खोद देते हैं 2-3 दिन के बाद, तो कुछ दिनों के बाद फिर से वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है अपने आप। अपने आप उसमें कुछ हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप हार्ड होती है। तो सॉइल की शेप स्ट्रेंथ आपने कम कर दी, सॉइल की स्ट्रेंथ को आपने कम कर दिया डिस्टर्ब करके, लेकिन समय के साथ उसने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया। समय के साथ उसने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया। समय के साथ स्ट्रेंथ को रीगेन करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी।
सॉइल की समय के साथ अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सॉइल की स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में एक कर्व आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस कर्व के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा कि सॉइल की ये कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी, है ना? सॉइल की ये कुछ शेयर स्ट्रेंथ थी, आपने डिस्टर्बेंस किया, रीमोल्डिंग मतलब डिस्टर्बेंस। जब आपने रीमोल्डिंग करके डिस्टर्बेंस किया तो सॉइल की स्ट्रेंथ एकदम कम हुई और नीचे आ गई यहाँ पर। फिर टाइम के साथ धीरे 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 सॉइल की हार्डनिंग हुई और हार्डनिंग होने के बाद फिर से क्या हुआ, सॉइल की स्ट्रेंथ वापस से अपने लेवल पर आई। आपने फिर डिस्टर्बेंस किया, ये फिर से कम हो गई। अब टाइम के साथ धीरे 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 क्या होगा, ये फिर से वापस आएगी। आप फिर डिस्टर्बेंस करेंगे, ये फिर से वापस आएगी। सेकंड लो नोट। तो सॉइल टाइम के साथ धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता रहता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, नाउ सी आगे चलते हैं और इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन के ऊपर पहुंचते हैं। इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन पर पहुंचते हैं। लास्ट डेफिनेशन सर हाँ सर थिक्सोट्रॉपी सेंसिटिविटी से सर रिलेट हो सकती है? कैसे? जैसे शियर स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो सेंसिटिविटी अपनी बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सर स्ट्रेंथ और थिक्सोट्रॉपी सेंसिटिविटी और का कोई सेंसिटिविटी आपस में लेना देना ही नहीं है। शेयर स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सेंसिटिविटी रिलेट होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ में बहुत अंतर होता है। सेंसिटिविटी वाली स्लाइड दिखाऊं फिर से? नहीं सर जी, थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी एक साथ लग रहा है। क्यों लग रहे हैं? सेंसिटिविटी में तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, जी ये काम करता है कंप्रेशन प्रेशर के ऊपर, और शिफ्टन तो एक अलग चीज हो जाती है ना। फिर जी जी लग रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर का नाम लिया था कि शेयर स्ट्रेंथ के चैप्टर के अंदर अपन इसे पढ़ते हैं, बाकी मैंने शेयर स्ट्रेंथ का तो नाम ही लिया सेंसिटिविटी के अंदर। नहीं सर स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बताया था। जी ठीक है, ओके। लास्ट में हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज कोलैप्सिबल, है ना? अब कोलैप्सिबल सॉइल क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। कोलैप्सिबल सॉइल क्या होता है? सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है, मुझसे विवेक ने शायद कुछ दिन पहले या किसी और ने इसके बारे में क्वेश्चन भी किया था। उन्होंने पूछा था कि सर सॉइल के अंदर अगर हम पानी मिक्स करते हैं, मॉइस्चर डालते हैं, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है अपने आप, सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाती है वो। सही बात है। अगर आप लूज सैंड जनरली टेंडेंसी देखने को मिलती है, उस सैंड के अंदर थोड़ा सा पानी डालाइए, आप पानी डालेंगे तो आपको लगेगा कि वो सैंड थोड़ा सा अंदर की तरफ बैठ गया, उस सॉइल ने अपना, उस सैंड ने अपना वॉल्यूम कम कर लिया। इट इज नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल, है ना? कोलैप्सिबल सॉइल क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं, तो जब हम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा रहे होंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने पर, वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पर, बिना कोई लोड लगाए वो सॉइल क्या कर लेती है, अपने आप को सेल्फ कॉम्पैक्ट कर लेती है, अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेती है। इसे क्लियर हो नोट? और अपने वॉल्यूम को कम करने की वजह से उसका कोलैप्स हो जाता है, और इस कोलैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल सॉइल या फिर सेल्फ कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। इसे क्लियर हो नोट? लेकिन इस चीज को हम कभी भी जब कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ते हैं तब कंसिडर नहीं करते, हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, है ना? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ते हैं तो हमेशा हम इस चेंज को इग्नोर करके चलते हैं, हमें मान के चलते हैं कि सॉइल का वॉल्यूम कम नहीं होगा, सॉइल का वॉल्यूम एज इट इज बढ़ता रहेगा। नाउ सी क्लियरली, इस कोलैप्सिबल सॉइल के अंदर हम उसकी जो कोलैप्सिबिलिटी है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना? तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, उस तरीके को आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स वहां से मिल सकते हैं छोटे छोटे। हम कोलैप्स पोटेंशियल निकालते हैं, सीपी, है ना? हम निकालते हैं कोलैप्स पोटेंशियल, सीपी। ना व्हाट इज कोलैप्स पोटेंशियल, है ना? सीपी। ना व्हाट इज कोलैप्स पोटेंशियल? कोलैप्स पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो सॉइल उतनी ज्यादा कोलैप्सिबल होगी, और कोलैप्स पोटेंशियल जितना कम होगा वो सॉइल उतनी कम कोलैप्सिबल होगी। ठीक है ना? कोलैप्सिबल का मेरे ख्याल से मतलब समझ में आया। पानी डालने के बाद सॉइल के वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाना, है ना? सॉइल का कॉम्पैक्ट हो जाना, दैट इज कोलैप्सिबिलिटी। और इसको मेजर करते हैं कोलैप्स पोटेंशियल के साथ, सीपी के साथ। सीपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा ईसी अपॉन 1 प्लस ई1। डेल्टा ईसी क्या है? सॉइल के अंदर पानी डालने से जो उसका सेल्फ कॉम्पेक्शन हुआ, उस सेल्फ कॉम्पेक्शन में वॉइड के अंदर कितना चेंज आ गया। कॉम्पेक्शन हुआ होगा तो वॉइड इसको कम हुआ होगा,
वॉइड रेशो अगर कम हुआ तो कितना कम हुआ, उसके अंदर वॉइड रेशो के अंदर कितना चेंज आया, अपॉन 1 प्लस E1। E1 क्या है, पानी डालने के पहले का वॉइड रेशियो, मतलब इनिशियल वॉइड रेशियो कह सकते हैं, है ना, जब पानी डाला था उसके पहले का वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो सॉइल का कितना था। आप ये निकाल लीजिए, आपको सीपी के बारे में पता पड़ जाएगा। या फिर सीपी निकालने की तरीका और है, डेल्टा एचसी, आप नीचे देख पा रहे होंगे, डेल्टा एचसी। डेल्टा एचसी क्या है, पानी डालने के बाद सॉइल का जो एक ढेर रखा हुआ था, सॉइल का जो मास रखा हुआ था, वो सॉइल की मास की हाइट में कितना चेंज आ गया, कॉम्पैक्ट हुई होगी तो हाइट उसकी कम हुई होगी, तो उसकी हाइट के अंदर कितना चेंज आ गया, ठीक है। अपॉन में H1, पहले की हाइट कितनी थी, है ना, आपने पानी डालने के पहले जब हाइट चेंज हुई है तो उसके पहले इनिशियल हाइट कितनी थी, डेल्टा एचसी अपॉन H1। आप यहाँ से भी चाहें तो अपने कोलैप्स पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होना। नाउ सी, जैसे आपने कोलैप्स पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो उस कोलैप्स पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के बाद फिर आप सॉइल के अंदर कोलैप्सिबिलिटी की सीवियरिटी को आप दिखा सकते हैं। अगर आपका सीपी 0 से 1 से 1% के बीच में है तो सॉइल कोलैप्सिबल नहीं कही जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉन कोलैप्सिबल सॉइल है। 1 से 5% के बीच में है तो मॉडरेट ट्रबल है, 5 से 10% के बीच में है तो ट्रबल है, 10 से 20% के बीच में है सीवियर, और 20% से ज्यादा है तो वेरी सीवियर ट्रबल, उसके अंदर जब भी पानी डालेंगे वो अपने आप को बहुत कोलैप्स कर लेगी, ठीक है ना। तो ये कोलैप्सिबल सॉइल के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। विवेक, अभी क्लियर हुआ है सेल्फ कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, तो आगे चलते हैं। और लेकिन अपन क्वेश्चन में इस चीज को नहीं लेके चलते ना जनरली। नहीं, अगर कंसिस्टेंसी लिमिट्स के क्वेश्चन होंगे तो लेके नहीं चलेंगे। अगर कोलैप्सिबिलिटी का अलग से क्वेश्चन आएगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो कंसीडर करेंगे, ठीक ठीक सर। और कहीं इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और हर जगह सॉइल मैकेनिक्स में इसको अपन इग्नोर करके चलते हैं। नाउ सी, अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस मैं लूंगा व्यापम लेवल के, आप लोग मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल व्हिच अलाउस इट टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट रप्चर। तो ये चीज तो मैंने आप लोगों को बताई हुई है सभी लोगों को, है ना। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अलाउस इट टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट प्लास्टिक रिबाउंड, विदाउट एनी वॉल्यूम चेंज एंड विदाउट डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई थी, ठीक है ना। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना, और इस ऑप्शन बी के बारे में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था वही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना, ये क्या होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी लोगों को क्लियर होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी कभी लिक्विड लिमिट की बात होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है ना। तो इट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नाउ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि द स्वीडिश एग्रीकल्चरिस्ट हु डिवाइडेड द एंटायर रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट्स इज, है ना। ये चारों के चारों जो नाम लिखे हुए हैं सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ही कहीं ना कहीं साइंटिस्ट कुछ ना कुछ आते हैं जिनके नाम है ये। तो मैंने अटरवर्क के बारे में बताया हुआ है कि कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी किसने दी हुई है। Which of the following is not useful for engineering purpose as proposed by Atterwork? प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, सॉलिड लिमिट और सिंकेज लिमिट। ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लिमिट है जो होती नहीं है, फालतू में बना के लिख दी गई है ना। और वो कौन सी है, सॉलिड लिमिट, है ना। केवल 3 ही लिमिट होती है, प्लास्टिक, लिक्विड और सिंकेज, ठीक है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ है, और ये थोड़ा सा एक बड़ा पोर्शन होता है तो इसको मैं प्रेफर भी नहीं करता पढ़ाने का। ये एक क्वेश्चन आज तक केवल ईएफ में आया है, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ। सॉइल के अंदर जो प्लास्टिसिटी होती है बेसिकली उसके बारे में कई सारी थ्योरी हैं। जो सर्वमान्य थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर ये माना गया है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइन पार्टिकल्स होते हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की वजह से उनके अंदर प्लास्टिसिटी पैदा होती है। तो प्लास्टिसिटी का अगर कभी कोई रीजन पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को उसके अंदर लगा के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्ले डज नॉट बिकम प्लास्टिक व्हेन मिक्स्ड विद सोप सॉल्यूशन, केरोसिन, ऑयल, डी, नन ऑफ द मेंशन। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? क्ले डज नॉट बिकम प्लास्टिक व्हेन मिक्स्ड विद सोप सॉल्यूशन, केरोसिन, ऑयल, नन ऑफ द मेंशन। केरोसिन होगा सर। और कोई?
और कोई? कैरोसिन। केरोसिन इज द करेक्ट आंसर, है ना? इनके अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत कम होती है, वेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं उसके अंदर। वेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होने की वजह से वो पूरे के पूरे मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से इंसर्ट हो जाता है, पूरी की पूरी सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से घुस जाता है। नहीं, नन ऑफ द मेंशन्ड आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर इज केरोसिन। और इसके बारे में जो रीजन था ना, वो भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज की थ्योरी है उसी के बारे में बताया गया था। जब भी कभी हम केरोसिन डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि केरोसिन जो है वो नॉन पोलराइजिंग एजेंट माना गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, वाटर के अंदर होती है। इसीलिए केरोसिन को अगर हम क्ले के अंदर मिक्स करें तो केरोसिन कभी भी प्लास्टिक बिहेवियर नहीं दिखाएगी। वाटर के साथ मिक्स करें या ऑयल के साथ मिक्स करें, किसी भी चीज के साथ मिक्स करें तो वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखाएगी। ठीक है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, इन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल द लिमिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जब अटरबर्ग ने ये लिमिट्स दी थी तो उसने परसेंटेज ऑफ वाटर में बताई थी, मतलब वाटर कंटेंट के टर्म्स में बोला था कि कंसिस्टेंसी की लिमिट्स कैसे चलती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट है। Which of the following is considered as one of the state as divided by Atterberg? Solid state, gaseous state, semi-solid state, liquid state, है ना? इस नॉट कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड मतलब उसने सॉइल के अंदर कौन सी स्टेट नहीं मानी है? गैसियस स्टेट उसने सॉइल के अंदर नहीं मानी है, बाकी तीनों स्टेट उसने मानी हुई है। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें थी। अभी हम लोग को चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, है ना? हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। अगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2 मिनट इस सर्वर को रीसेट कर रहा हूँ, मुझे केवल एक मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, 30 सेकंड्स का। तो 30 सेकंड तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस। ओके आज एक चीज और है कि आज लोगों को ऐड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी उसको आइडेंटिफाई किया है। रीजन ये आया कि आपका जो है शायद ऐप जो है वो अपडेट नहीं है, तो आज की क्लास के बाद सभी लोग अपनी ऐप को जरूर अपडेट कर लीजिएगा, है ना? ऐप अपडेट ना होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। सर चेक करिएगा, शायद विशाल वेटिंग रूम में मैसेज कर रहा है। हाँ वो रखा है उसको। अच्छा ठीक है सर। और एक चीज थी कि कुछ लोगों को स्टडी मटेरियल पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो पीडीएफ जो है वो आपको स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। जिसको भी देखना है डेली का स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ है, वो आपके स्टडी मटेरियल को आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको सॉइल मैकेनिक्स लाइव लेक्चर के नाम से जो है आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा पहला फोल्डर। उसको ओपन करेंगे तो आपके सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं पर डे इंडिविजुअल। सर रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं मिल पा रहे सर। क्या नाम है? हेमराज सर। हेमराज, तुम व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन लगाना तो मैं इसका उत्तर दूंगा। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू। मैंने फ्रेमवर्क अपडेट कर दिया है अपने ऐप का, तो अभी मेरे ख्याल से अपनी मीटिंग में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रिमूव वगैरह नहीं होगा। और अगर कोई आज रिमूव हो जाता है तो जैसा विकास जी ने बोला, आप लोग अपने ऐप को आप लोग भी अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने मीटिंग के लिए जो फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं उसको अपडेट कर लिया है अभी, तो आगे कोई दिक्कत हम लोगों को शायद नहीं आएगी। आप भी अपनी जूम की ऐप को अप टू डेट रखिएगा, और उसको ऑटो अपडेट का एक ऑप्शन होता है प्ले स्टोर के अंदर, उसके ऊपर रखते हैं, तो जब भी अपडेट आएगा वो अपने आप को अपडेट कर लिया करेगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 में अगर किसी कोई डाउट है तो वो है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अदरवाइज मैं चैप्टर 3 आज स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर चैप्टर 3 कुछ पूछना है किसी को? सर मेरे को ये पूछना था कि सेंसिटिविटी जो आपने बताई थी, वो सेंसिटिविटी 1 से कम हो सकती है क्या? सेंसिटिविटी 1 से कम हो सकती है अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉइल को, जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर लूज सैंड है ना, अगर उस सैंड को आप वाइब्रेट करते हैं तो लूज सैंड वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे आपके पास एक बहुत लूज सैंड रखा हुआ है और उस लूज सैंड को आपने वाइब्रेशन दिया, तो लूज सैंड वाइब्रेशन लेके बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा।
और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज भी हो सकती है, इसीलिए वो हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। जीरो के भी नीचे जा सकता है, मतलब हाँ जी। 0.5, 0.3, 0.6 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती बेसिकली, है ना। तो एक से कम हो सकता है, ओके जीरो से भी मतलब जीरो के नीचे नहीं उतर सकता, जीरो से एक बीच में 0.3, 0.4, 0.5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके सर। आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आई ना। अगर एक लूज ग्रेवल या लूज सैंड है, उसकी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, आपने उसको कंप्रेशन दिया और कंप्रेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई, मतलब वो कॉम्पैक्ट हो गया कंप्रेशन लेकर के, तो एक से कम हो जाएगी, हाँ लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। सर ये थिक्सोट्रॉपी और एक्टिविटी एक ही चीज होती है क्या? नहीं, थिक्सोट्रॉपी और एक्टिविटी एक ही चीज नहीं होती। थिक्सोट्रॉपी एबिलिटी होती है सॉइल की स्ट्रेंथ को रीगेन करने की टाइम के साथ, है ना। तो थिक्सोट्रॉपी अलग चीज है और एक्टिविटी अलग चीज है। एक्टिविटी ये बताती है कि वो सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी कितनी ज्यादा है, वो सॉइल कितनी ज्यादा प्लास्टिक है एज अ परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट, कितने कम क्ले कंटेंट में कितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी दिखा रही है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। सर यहाँ थिक्सोट्रॉपी जो को स्ट्रेंथ हो रही वो सर शियर क्या बोल रहे हैं? सर जो हम स्ट्रेंथ की बात करें सर वो शियर सॉइल के स्ट्रेंथ अंदर जब होगी भी कि कभी स्ट्रेंथ की अनकन्फाइंड बात होती है तो वो कंप्रेशन शेयर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ही होती है। सॉइल के अंदर जब भी कभी स्ट्रेंथ की बात होती है तो वो ओके सर। सॉइल कैसा मटेरियल है, ब्रिटल या फिर डक्टाइल? सॉइल कैसा दोनों मटेरियल है, ब्रिटल या ब्रिटिल है डक्टाइल? सर, ब्रिटिल ब्रिटल। सॉइल के ब्रिटिल ऊपर ब्रिटिल। लोडिंग सिविल इंजीनियरिंग में कैसी रहेगी, कंप्रेसिव या टेंसाइल? हमेशा सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन कंप्रेसिव होगी या सर। टेंसाइल? कंप्रेसिव कंप्रेसिव। कंप्रेसिव ही होगी ना, फाउंडेशन के नीचे। कोई भी फाउंडेशन कभी ऊपर को तो खींच ही नहीं सकता, यस सर। फाउंडेशन बिल्डिंग ऊपर को उठ रही है और फाउंडेशन ऊपर को खींच रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सॉइल के ऊपर हमेशा लोडिंग कैसे रहेगी, कंप्रेसिव। तो सॉइल इज अ ब्रिटल मटेरियल एंड ऑन ब्रिटल मटेरियल वी आर ऑलवेज इंपोजिंग अ कंप्रेसिव लोड। तो क्या होगा, कौन सा फेलियर होगा? अगर एक ब्रिटल मटेरियल कंप्रेसिव लोड के अंदर आता है तो फेलियर का नाम क्या होता है? शियर फेलियर होता है सर। ठीक है। अब क्योंकि सॉइल के अंदर हमेशा ब्रिटल मटेरियल पे हमेशा कंप्रेसिव लोडिंग होंगी, तो हमेशा शियर फेलियर होंगे, हमेशा शियर फेलियर होंगे, तो सॉइल के अंदर हमेशा कौन सी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, शियर स्ट्रेंथ। तो कभी भी अगर मैं सॉइल की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो डिफॉल्ट वो कौन सी स्ट्रेंथ मानी जाती है, शियर स्ट्रेंथ। जब तक कि मैं कुछ और स्ट्रेंथ ना बोल दूं, जैसे कि मैंने सेंसिटिविटी के अंदर क्लियरली बोला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो वहां पे कंप्रेसिव लेंगे, इसके अलावा कहीं भी स्ट्रेंथ बोलते हैं तो शियर स्ट्रेंथ होगी। अब बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बातचीत चल रही है, बाकी बच्चों ने असल में शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर नहीं पढ़ा अभी, है ना। तो इसलिए उनको ये डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ बच्चे इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हो सकता है इन्होंने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, तो आप परेशान ना हो। जब हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, चैप्टर 9 इज द शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ के चैप्टर को पढ़ने के बाद एवरीथिंग विल बी क्लियर। जैसे अभी आप लोगों को इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ क्लियर है ना, कि वॉइड रेशो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, ये ग्रेविटी क्या होती है, इसी तरह से ये सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी आपको पढ़ाने का, ठीक है। चलिए हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मतलब जो सॉइल्स हैं अब हमें उन्हें सर क्लासिफाई। हाँ जी। सर सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ? नहीं यार, स्ट्रेंथ की मैंने सेंसिटिविटी के अंदर सेफ स्ट्रेंथ की तो मैंने बात ही नहीं करी। पहली बात, मैंने कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करी है। अब मैंने ये कब बोला कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर मैं सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखता हूं तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन से केस में, जब डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ अनडिस्टर्ब केस लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्यू यू कौन से केस में, वो डिस्टर्ब केस में। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बातचीत ही नहीं आती है। ये तो दोनों डायमेंशन कट रही है ना एक दूसरे से, यहाँ पर जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात ही नहीं आ रही है ना। ये चीज कहाँ से निकल के आ गई? ऊपर भी स्ट्रेंथ सर, स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब सर रिलेट नहीं करती क्या? क्या? तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट नहीं करती सर उसमें सेंसिटिविटी? मैं तो प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, ऊपर भी तो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, यस सर। प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते क्या? हाँ सर बोल सकते। डायमेंशन ही नहीं है ना भाई उसके पास कुछ, तो प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तो बात ही नहीं आती ना यहाँ पर। देखो सेंसिटिविटी कुछ थी, है ना। आप लोग थोड़ा सा उसको अपनी तरफ से प्रयास करो समझने का। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे जागोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को। आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठो। एक पर्टिकुलर कोई सॉइल मास था, है ना, इस तरीके से कोई सॉइल मास रखा हुआ था, लेट अस सपोज दैट
ठीक है, और उस सॉइल मास के ऊपर आपने एक लोड लगाया, ठीक है, आपने लोड लगाया, आपने देखा कि इसके अंदर कंप्रेशन फेलियर किस लोड के ऊपर आ गया। इस सॉइल के अंदर जिस लोड के ऊपर कंप्रेशन फेलियर आया, आपने उसको बोला कि वो जो पर्टिकुलर लोड पर यूनिट एरिया है, मतलब जो प्रेशर है, वो हमारा कौन सा है, क्यू यू अनडिस्टर्ब, क्योंकि सॉइल अभी कौन सी स्टेट में है, अनडिस्टर्ब केस में है। उसके बाद आपने क्या किया, इस सॉइल को वाइब्रेशन दिया, है ना, इस सॉइल को आपने वाइब्रेशन दिया, इस सॉइल को आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब सॉइल को वाइब्रेशन दे दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो सॉइल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपने उसके ऊपर फिर से लोड लगाया, और फिर से लोड लगाने के बाद आपने क्या निकाला, फिर से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंप्रेशन का फेलियर इसमें जब हुआ, तो कंप्रेशन का फेलियर होने पर कितना प्रेशर लगा रहा है, आपने फिर से ये निकाला, और उसको आपने क्या नाम दे दिया, क्यू यू डिस्टर्ब या क्यू यू रिमोल्डेड, है ना। अब क्यू यू डिस्टर्ब जितना कम हो गया, क्यू यू अनडिस्टर्ब से क्यू यू डिस्टर्ब जितना कम हो गया, इस सॉइल के ऊपर लोड का इफेक्ट उतना ज्यादा आया। क्यू यू डिस्टर्ब जितना कम हो गया, सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी कम हो गई होने से, इस सॉइल के अंदर उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ गया डिस्टर्बेंस का, ये सॉइल उतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई। तो आप केवल क्या निकाल लीजिए, क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन क्यू यू डिस्टर्ब्ड। अब क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड तो आपने पहले ही निकाल ही लिया था, क्यू यू डिस्टर्ब जितना कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन ने या इस पर्टिकुलर जो हमने इसके अंदर डिस्टर्बेंस दिया, उसने इसकी स्ट्रेंथ को इतना कम कर दिया, ये हमारी सेंसिटिविटी हो जाएगी। अब इसके अलावा इस चीज पे पीएचडी करने का कोई रीजन नहीं है ना, इसके अलावा इस चीज के ऊपर रिसर्च करने का या इन चीजों को लैब के अंदर जाके बैठ के इनका ऑपरेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। सेंसिटिविटी तो वही रहेगी, सेंसिटिविटी नहीं कर पाएंगे, है ना, या सेंसिटिविटी के अंदर एक नया फॉर्मूला बना दें, या सेंसिटिविटी के अंदर नया एक कंसेप्ट आप लोग डेवलप कर लें अपने हिसाब से, आपकी कोई थ्योरी बन जाए, ये संभव नहीं है ना। सेंसिटिविटी तो यही रहेगी। सेंसिटिविटी की बेसिक डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी होती है कि सॉइल को डिस्टर्ब करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पर कितना इफेक्ट पड़ गया, और उसकी प्रॉपर्टीज पर पड़ने वाले इफेक्ट को हम लोग देखते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ। सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितनी कम हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा चेंज हो जाएंगी। तो किसी सॉइल को डिस्टर्ब करने पर उसकी जाती है डिस्टर्बेंस लेकर के, नोन एज सेंसिटिविटी, दैट्स इट, है ना। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, इस रिलेशनशिप को तलाशने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ हम लोग आगे चलते हैं और चैप्टर 3 को लेते हैं। चैप्टर 3 इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, है ना। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से भी आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 1 घंटा लेते हैं, और 1 घंटे से कम में भी खत्म हो जाता है अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। हमारे पास आज टाइम नहीं है, तो हम आज आधा चैप्टर पढ़ेंगे और कल आधा चैप्टर पढ़ लेंगे। छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत देता है ना। आपको एक पेपर के अंदर 1 या 2 तक भी यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस भी जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटे एग्जाम्स के अंदर। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये सब चैप्टर हमारे छोटे छोटे ही रहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि हम सॉइल को इंजीनियरिंग पर्पज से अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर लें, सो दैट उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो सके। तो सॉइल एक जनरल मिक्सचर होता है। सॉइल आपको कहीं भी, आप कहीं पे जाते हैं तो सॉइल में आपको सब कुछ मिलता है, क्ले भी मिलती है, फिल्ट भी मिलता है, सैंड भी मिलता है, ग्रेवल के पार्टिकल भी मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है ना। और आप उन सब कुछ चीजों को अगर एक साथ लेकर के बैठ जाएंगे तो सॉइल की प्रॉपर्टी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आपको उन चीजों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, सो दैट आप इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सॉइल का सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर आने वाला इफेक्ट बहुत अच्छे से देख सकें। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सॉइल को क्लासिफाई करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में, सॉइल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा। सॉइल क्लासिफिकेशन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, दूसरा तरीका होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, एंड आईएस क्लासिफिकेशन। एंड आईएस क्लासिफिकेशन थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, और आईएस क्लासिफिकेशन बोलना चाहिए, है ना। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो कोड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनता है, और आईएस कोड ने इसको सीधा सीधा अडॉप्ट कर लिया है 1970 के अंदर। 1970 में आईएस कोड्स ने इसको डायरेक्टली अपने अंदर सीधा सीधा अडॉप्ट कर लिया है। तो इसको हमारे यहाँ पर आईएस क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर इसको यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ओरिजिनली ये कैसा ग्रांडे जी ने दिया था, है ना। कैसा ग्रांडे, जिनका नाम हम लोग पहले भी सुन चुके हैं लिक्विड लिमिट के अंदर, तो कैसा ग्रांडे ने दिया था, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम कैसा ग्रांडे सिस्टम भी क्लासिफिकेशन का माना जाता है। और एक तीसरा क्लासिफिकेशन और होता है सॉइल का, उस तीसरे क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं हाईवे
रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन में सॉइल को अलग अलग ग्रुप इंडेक्स के साथ क्लासिफाई करते हैं, ए बी सी डी अलग अलग ग्रुप इंडेक्स बन जाती हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जब आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्लास लगेगा तो जो भी उस क्लास को लेगा वो टीचर आपको हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन को पढ़ाएगा। यहाँ पर हम लोगों के पढ़ने के लिए केवल दो क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं सॉइल के अंदर, एक होता है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं, ये दो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। एक एक करके इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, है ना। IS 1498-1970 इसे क्लासिफाई करता है, इसे बोलता है। तो पार्टिकल साइज के हिसाब से कैसे फाइल को क्लासिफाई करना है ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप बोर्ड पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर 300 mm के ऊपर के पार्टिकल होंगे तो उनको बोल्डर बोलते हैं, मैं पहले बता चुका था। ये पूरी चीजें mm में लिखी हुई हैं। 80 mm से 300 mm के बीच के पार्टिकल हैं तो उसको कोबल बोलते हैं। अगर आपके 80 से 4.75 80 टू 4.75 mm के बीच में पार्टिकल हैं तो उसको ग्रेवल बोलते हैं। ग्रेवल के अंदर दो कैटेगरी हैं, 80 टू 20 कोर्स, 20 टू 4.75 फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल। अगर 4.75 से और 0.075 mm तक के पार्टिकल्स हैं तो उसको सैंड बोलते हैं। सैंड की भी तीन कैटेगरी हैं, 4.75 से 2 mm तक कोर्स सैंड, 2 mm से 0.425 mm तक मीडियम सैंड, 0.425 mm से 0.075 mm तक फाइन सैंड और 0.075 mm से 0.002 mm तक सिल्ट और 0.002 mm से छोटे पार्टिकल को क्ले। ऐसा क्लियर हो ना? तो ये कैटेगरीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ग्रेडेशन पढ़ाया था तो ग्रेडेशन के अंदर मैंने आप लोगों को पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन बताया था। तो अलग अलग साइज के हिसाब से सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। ये क्लासिफिकेशन लेकिन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्लासिफिकेशन के साथ क्या है, कभी भी सॉइल आपको इस फॉर्म में मिलेगी नहीं। अगर आप सॉइल को देखने जाओगे और सॉइल को अगर आप नेचुरल स्टेट में कहीं से एक्सकेवेट करके निकालते हो, किसी खदान में से आप मिट्टी निकाल के लाते हो तो उस मिट्टी के अंदर ग्रेवल ही ग्रेवल होगा क्या? या उस मिट्टी के अंदर सैंड ही सैंड होगा क्या? उस मिट्टी के अंदर फिल्ट ही फिल्ट होगी क्या? उस मिट्टी के अंदर केवल किले किले होगा क्या? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आप जो नेचुरली मिट्टी जो किसी खदान में निकल रही है अगर आप उसको निकाल करके लाते हो और उस मिट्टी को आप लैब के अंदर रखते हो तो उस मिट्टी के अंदर क्या हो? उसके अंदर सब होगा। हो सकता है 10% किले हो, 30% फिल्ट हो, 30% सैंड हो, बाकी बचा हुआ ग्रेवल हो, थोड़ा बहुत कोबल हो, थोड़ा बहुत बोल्डर हो। वो तो एक जनरल सॉइल सैंपल हो सकता है, उसके अंदर मिक्स स्टेट में सब कुछ होगा। अब क्या बोलोगे उसको? वो ग्रेवल बोलोगे, सैंड बोलोगे, फिल्ट बोलोगे या किले बोलोगे? तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया हमारा यहाँ पर। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम तो केवल तभी काम कर पाएगा जब आपके पास एक जैसी साइज के पार्टिकल हों। जैसे आपके पास अगर 80 से 4.75 mm तक के पार्टिकल हैं तो आप बोल सकते हो कि ग्रेवल है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेवल और सैंड मिक्स्ड है कि आपके पास 40% पार्टिकल 4.75 से 80 mm तक के हैं और आपके 60% पार्टिकल्स 4.75 से 0.075 mm तक के बीच के हैं, अब आप उस सॉइल को क्या क्लासिफाई करोगे? आपको ये सिस्टम उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, ये सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता कि अगर एक मिक्स सॉइल सैंपल है तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो एक मिक्स सॉइल सैंपल को क्लासिफाई करने के लिए हमें एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने क्या बोला? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, या फिर हमने बाद में उसी का नाम क्या कर दिया इंडिया के अंदर? IS क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लियर हो ना? ये ओरिजिनली डेवलप किया था कैसाग्रांडे ने और इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा था मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 जो पूरा था वो जमीन पर लड़ा गया था और जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसके अंदर मोस्टली एयरफोर्स ने हिस्सा लिया था। उसके अंदर एयरफोर्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुई थी। तो जो जितनी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज थी उन सभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को बहुत रैपिड स्पीड में एयरफील्ड बनाने होते थे। जो हवाई पट्टी बनती है, जो स्ट्रिप बनती है एयर की, वो बनानी होती थी सो दैट वहां पर वॉर प्लेन्स पूरे के पूरे उतर पाए। अब हर जगह अलग अलग मिट्टी थी तो सबसे पहले तो ये चुनौती आ गई कि हर मिट्टी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो मिट्टी कैसी है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, वहां पर किस तरह का एयरफील्ड बन पाएगा, किस जगह बन पाएगा, किस जगह नहीं बन पाएगा। तो कैसाग्रांडे जी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस सिस्टम को डेवलप किया था और इसके थ्रू उन्होंने हर पर्टिकुलर सॉइल को क्लासिफाई करने का एक तरीका बनाया था, जो तरीका आज तक इस दुनिया के अंदर चल रहा है।
बाद में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए और आज तक भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। जिन जिन अलग अलग कंट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया उन्होंने उसको अपने हिसाब से चेंज किया। हमारे यहाँ भी 1970 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, जो पहले ISI हुआ करता था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको ASTM के साथ अडॉप्ट किया। ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स होता है। ASTM और इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको अडॉप्ट किया और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, इसका नाम तब से लेकर अब तक हर जगह USCS कहा जाता है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, USCS। अब USCS के अंदर सॉइल को क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं? अगर आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल है तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा उसकी ग्रेन साइज पर और उसके ग्रेडेशन पर। और अगर आपके पास फाइन ग्रेन सॉइल है, मतलब आपके पास सिल्ट और क्ले है, तो उसका क्लासिफिकेशन होगा उसके प्लास्टिसिटी के बेसिस पर। अभी सॉइल को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको दो सफिक्स और प्रीफिक्स समझने होंगे। अब सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो सॉइल का डेसिग्नेशन होता है, डेसिग्नेशन ऑफ सॉइल, वो कैसे दिया जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है सॉइल टाइप, और उसके बाद लिखा जाता है सॉइल का सब ग्रुप। सॉइल टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स और सब ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सफिक्स, क्योंकि बाद में आ रहा है। अब आपको बताता हूँ तरीका। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट इट्स लाइक 2 + 2 = 4। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका कोई सॉइल टाइप ग्रेवल है ना, आपका सॉइल टाइप ग्रेवल है, तो आप इस लिस्ट में से देख लीजिए, आप इस लिस्ट में से देख लीजिए कि अगर आपका सॉइल टाइप ग्रेवल है तो सॉइल टाइप के लिए ग्रेवल होने पर क्या प्रीफिक्स यूज किया जाएगा, तो जी हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपने देखा कि उसका सब ग्रुप क्या है, तो आपको इस टेबल से दिखाई दिया कि उसका सब ग्रुप है वेल ग्रेडेड। ये सब ग्रुप और ये सॉइल टाइप कैसे डिसाइड करेंगे थोड़ी देर में बताऊंगा। वेल ग्रेडेड, तो आपने देखा सफिक्स क्या है, W, तो डेसिग्नेशन कैसा होगा, का डेसिग्नेशन होगा GW, पहले सॉइल टाइप और लास्ट में क्या आएगा, सब ग्रुप। लेकिन बोला कैसे जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। लिखा कैसे जाएगा, GW, पहले सॉइल टाइप बाद में सब ग्रुप। लेकिन बोला कैसे जाएगा, बोला जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हमें ये समझना होगा कि हम सॉइल टाइप को और सब ग्रुप को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, हम उनको पहचानेंगे कैसे, हम उनको डिसाइड कैसे करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा सॉइल टाइप और सब ग्रुप को देख लेते हैं। सॉइल टाइप 6 तरह के होते हैं, जिसमें से हमें 2 सॉइल टाइप की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ना तो हमें ऑर्गेनिक की कभी जरूरत पड़ने वाली है, ना हमें पीट की कभी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन हम इनसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि पीट का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक का प्रीफिक्स क्या होता है ना, तो उसके लिए आपको याद रखना है O और PT। बाद बाकी सॉइल टाइप ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं GSMC। केवल एक जगह कंफ्यूजन है, बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल बाकी सब जगह तो जो पहला लेटर है उससे स्टार्ट होता है। ग्रेवल में G है तो G, सैंड में S है तो S, क्ले में C है तो C। केवल सिल्ट में M देते हैं, और सिल्ट में M देने का रीजन ये है कि S ऑलरेडी सैंड को दिया जा चुका है ना, S ऑलरेडी सैंड को दिया जा चुका है, इसलिए सिल्ट में M देते हैं। तो केवल एक ही याद रखना है आपको, क्या, सिल्ट M। केवल एक याद रखना है, क्या, सिल्ट M। अब अपन यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर सब ग्रुप भी अपने टोटल 6 होते हैं। 6 सब ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो एक वेल ग्रेड को देखेंगे तो उसका W से स्टार्ट हो रहा है। P देखेंगे तो P। सिल्टी को अगेन M से याद रखना है, उसको S नहीं देते हैं क्योंकि S सैंड को मिल चुका है। क्ले को अगेन क्या देंगे, C। WL 50% से कम होगा, नीचे होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा जब फाइन ग्रेन सॉइल को डिफाइन करूंगा। अभी मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे केवल ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी और क्ले, केवल इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बस इन चीजों को याद रखें कि अगर सॉइल टाइप ये है तो प्रीफिक्स ये होगा, सब ग्रुप ये है तो सफिक्स ये होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सॉइल टाइप को और सब ग्रुप को डिसाइड कैसे करेंगे, तो उसे थोड़ा हम समझना सीखते हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या?
कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं भाई साहब। ठीक, अभी हम लोग इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्लासिफाई कैसे करेंगे। विशाखा ने कुछ बोला। सबसे पहले आपके पास जो भी सॉइल मास दिया हुआ है, और सपोज 10 kg 20 kg या 25 kg व्हाटएवर इज द सॉइल मास व्हिच इज गिवन टू यू, आप उस सॉइल मास को लीजिए और उस सॉइल मास को 0.075 mm की सीप पर रखिए, पूरे सॉइल मास को 0.075 mm सीप। इस सीप को मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ गए होंगे अब तक। तो इसके ऊपर जो भी रहता है वो क्या कहलाता है, कोर्स ग्रेन्ड, और इसके नीचे जो भी जाता है वो क्या कहलाता है, फाइन ग्रेन्ड, है ना, क्योंकि यही सैंड और फिल्ट के बीच की बाउंड्री लाइन है ना, और सैंड और फिल्ट ही एक ठोस ग्रेन फाइन ग्रेन दूसरे से अलग करते हैं। तो आप जितना भी मटेरियल आपको दिया हुआ है सॉइल का, उस पूरे मटेरियल को कहाँ रख दीजिए, उस पूरे मटेरियल को रख दीजिए 0.075 mm की सीप के ऊपर, और 0.075 mm की सीप के ऊपर रख के उसको सीप कीजिए अच्छे से, और सीप करने के बाद आप वजन तौल के देखिए कितना उसके ऊपर रुक गया और कितना उसके नीचे से निकल गया। अगर ग्रेटर देन 50% रिटेन करता है तो वो सॉइल कैसे क्लासिफाई होगी, कोर्स ग्रेन्ड की तरह, और अगर ग्रेटर देन 50% पास कर जाता है तो वो सॉइल कैसे क्लासिफाई होगी, फाइन ग्रेन्ड की तरह। मेरी बात समझ में आ रही? आप पूरी सॉइल जो आपको सॉइल दी हुई है उस सॉइल को आप लीजिए और उस सॉइल को आप 0.075 mm की सीप के ऊपर रख दीजिए, 0.075 mm की सीप के ऊपर रख के उसको अच्छे से सीप कीजिए। अगर ग्रेटर देन 50% रिटेन कर जाता है तो वो सॉइल क्या कहलाएगी, वो सॉइल कहलाएगी कोर्स ग्रेन्ड की तरह। और अगर 0.075 mm की सीप से 50% से ज्यादा पास कर जाता है तो वो सॉइल कैसे क्लासिफाई होगी, फाइन ग्रेन्ड की तरह। अब कोर्स ग्रेन्ड को क्लासिफाई करने का और फाइन ग्रेन्ड को क्लासिफाई करने का तरीका एकदम अलग है। कोर्स ग्रेन्ड को क्लासिफाई करने का और फाइन ग्रेन्ड को क्लासिफाई करने का तरीका एकदम अलग है। तरीका क्या है मैं डिस्कस करता हूँ। कोर्स ग्रेन्ड का तरीका आज डिस्कस करूंगा, फाइन ग्रेन्ड का तरीका कल डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। तो पहले कोर्स ग्रेन्ड को लेते हैं। लेट अस सपोज दैट मैं ये मान लेता हूँ कि आपका जो सॉइल सैंपल था वो 10 किलो का सॉइल सैंपल था, और 10 किलो के सॉइल सैंपल को आपने 0.075 mm के ऊपर रखा और आपका 8 kg ऊपर रुक गया, मान लीजिए छोटी सी बात, 2 kg नीचे गया और 8 kg उसके ऊपर रुक गया, तो सॉइल क्या हो गई आपकी, कोर्स ग्रेन्ड। अब सॉइल कैसे क्लासिफाई होगी, कोर्स ग्रेन्ड की तरह। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, बच्चे बोलते हैं कि सर अगर दोनों 50-50 हो जाए तो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। बच्चे बोलते हैं कि सर अगर दोनों 50-50 हो जाए तो, पहली बात तो है कि ये पॉसिबल नहीं है, केयरफुली, ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। अगर आप एक नेचुरल सॉइल सैंपल लेकर आ रहे हैं तो सॉइल सैंपल के अंदर जो सॉइल के पार्टिकल होंगे वो आपने गिन गिन के नहीं डाले होंगे, इतने पार्टिकल सैंड के, इतने पार्टिकल ग्रेवल के, इतने पार्टिकल सिल्ट के, इतने पार्टिकल क्ले के, और गिनने बैठ गए तो 2-3 जन्म लग जाएंगे, उसको गिनते ही रहेंगे, लेकिन आपकी गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। तो कभी भी अगर आप 10 किलो के सॉइल सैंपल को अगर आप सीव कर रहे हैं तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि 5.000000 kg ऊपर रह जाए और 5.000000 kg नीचे आ जाए। डेसिमल के बाद 3 प्लेस का अंतर मिले, लेकिन डेसिमल के 3 प्लेस का अंतर मिलेगा जरूर, कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं कम होगा, वो होगा ही होगा। लेकिन अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ भी जाता है तो फाइन ग्रेन्ड को हम प्रेफर करते हैं। अगर थ्योरेटिकली कहीं पर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि अगर 50-50% सॉइल सैंपल ऊपर और नीचे रुक जाता है तो फाइन ग्रेन्ड शुड बी प्रेफर्ड, तो फिर उसको हम फाइन ग्रेन्ड बोलेंगे। वैसे ऐसा एक्चुअली में कभी हो नहीं सकता, तो उसको लेकर के इतना परेशान आप कभी भी होना, है ना। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। लेट अस सपोज दैट 50% से ज्यादा पार्टिकल हमारा कोर्स ग्रेन्ड का था, 50% से ज्यादा पार्टिकल हमारा कोर्स पार्टिकल था, तो अब हम उसको कोर्स ग्रेन्ड की तरह क्लासिफाई कर रहे हैं। अब सॉइल को अगर डेफिनेट करना है तो आपको 2 चीजें देखनी है। पहली चीज आपको क्या देखनी है, सॉइल टाइप, और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, सब ग्रुप। अच्छे से मेरी बात सुनेंगे। जो पहली चीज है वो पहली चीज आपको देखनी है सॉइल टाइप, और दूसरी चीज आपको देखनी है सब ग्रुप, है ना। तो पहली चीज क्या होती है, सॉइल टाइप। सॉइल टाइप आप कैसे डिसाइड करेंगे, हम उसके ऊपर जाते हैं। कोर्स ग्रेन्ड में काम आने वाले केवल 2 ही सॉइल टाइप है। कोर्स ग्रेन्ड में काम आने वाले केवल 2 ही सॉइल टाइप है। एक सॉइल टाइप है ग्रेवल और एक सॉइल टाइप है सैंड। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करना था वो मैंने आपको बताया हुआ था, ग्रेवल के लिए जी और सैंड के लिए एस। जब तक सिल्ट नहीं आता तब तक सफिक्स प्रीफिक्स में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, केवल सिल्ट के केस में कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप क्या करो, जो पार्टिकल आपने अभी 0.075 mm की सीप से क्रॉस करवाए थे, जैसे लेट अस सपोज दैट आपने 10 kg सॉइल सैंपल क्रॉस करवाया था, उस 10 kg सॉइल सैंपल में से 8 kg रिटेन कर गया। रिटेन्स कहां पर रिटेन कर गया,
रिटेन ऑन 0.075 mm सीप, मान के चलिए। सॉइल आपने क्या बोली? अब आप क्या करो, ये जो आपका पार्टिकल रिटेन किया है कौन सा 8 kg, इसको अगेन sieved through 4.75 mm sieve। 4.75 mm की sieve से क्यों sieve करवा रहे हैं उसको? 4.75 mm की sieve से इसलिए sieve करवा रहे हैं क्योंकि 4.75 is the boundary between sand and gravel। 4.75 mm is the boundary between sand and gravel। 4.75 से 0.075 तक sand, 4.75 से 80 mm तक gravel। तो जो 8 kg था, जो रिटेन किया था, जो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन था, उसको फिर से किससे सीव करवाओ? 4.75 mm की सीव से। अगर 50% से ज्यादा रिटेन कर जाता है, अगर 50% से ज्यादा रिटेन कर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेवल। और अगर 50% से ज्यादा पास कर जाता है तो वो क्या कहलाएगा? सैंड और सॉइल टाइप का डिटरमिनेशन हो जाएगा। इफ मोर देन 50% रिटेन्स, इफ मोर देन 50% पासेस। लेकिन अब एक बात याद रखना, 50% टोटल का नहीं देखना है, 50% किसका देखना है? केवल कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का। जैसे पहले 10 kg का देखा था, 10 kg 0.075 mm पे रुका, 80 kg रिटेन कर गया और 2 kg पास कर गया, तो 80 kg रिटेंशन हुआ। 8 kg रिटेंशन हुआ मतलब 80% रिटेंशन हुआ, इसलिए हमने बोल दिया कोर्स ग्रेन। अब हम केवल किसको क्रॉस करवाएंगे? जो 8 kg रिटेन हुआ है ना उसको, और उस 8 kg के अंदर देखेंगे कि 4 किलो से ज्यादा पास हो रहा है, 4 किलो से ज्यादा रिटेन हो रहा है। 4 किलो से ज्यादा अगर रिटेन हुआ तो वो ग्रेवल, 4 किलो से ज्यादा अगर पास हुआ तो वो सैंड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये तो हो गया सॉइल टाइप डिटरमिनेशन, है ना, कि वो ग्रेवल है या सैंड है। अब देखते हैं सब ग्रुप का। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सॉइल टाइप को डिसाइड करने में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछना किसी को। अब ये हम अगला देखते हैं, सब ग्रुप को कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। सॉइल टाइप हमने डिसाइड कर लिया है, अब हम अगला देखते हैं कि सब ग्रुप को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ग्रुप के ऊपर हम लोग कैसे जाएंगे। सी, सब ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 केसेस होते हैं हमारे सामने, है ना। ये सॉइल टाइप गलती पे लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली सब ग्रुप। में ठीक कर देता हूं। तो सब ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 केस होते हैं, वो 3 केस डिसाइड करते हैं फाइननेस के बेसिस पर। अब पहला शब्द आता है फाइननेस। क्या होती है? फाइननेस होती है कि कितने परसेंटेज पार्टिकल फाइन है। फाइननेस क्या होती है कि कितने परसेंट पार्टिकल फाइन है। ये 5% की फाइननेस लिखी हुई है ना, मतलब 5% की फाइननेस का मतलब क्या है? 5% की फाइननेस का मतलब है कि पार्टिकल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स दैट आर फाइन ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? फाइन ग्रेन्ड का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब पास्ड थ्रू जीरो 0.075 mm सीप, है ना। बड़ी सीधी सीधी कहानी है, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। आपने शुरुआत में 10 kg का सॉइल सैंपल लिया था और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला? 8 kg रुक गया और 2 kg नीचे निकल गया। 8 kg रुका 10 kg में, तो कितना परसेंट रुका? 0.075 पर 80%। 80% रुका तो क्या बोल दिया? सॉइल क्या है? कोर्स ग्रेन्ड। इस सॉइल की फाइननेस कितनी है? जितने परसेंट पार्टिकल 0.075 से क्रॉस कर गए, जितने परसेंट पार्टिकल फाइन थे। कितने पार्टिकल क्रॉस किए? 2 kg। कितने में से? 10 kg में से। 10 kg में से अगर 2 kg पास किए तो फाइननेस कितनी हुई? कितने परसेंट पार्टिकल फाइन है? 20%। 20% पार्टिकल्स आर फाइन। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था वहां पर मेरी फाइननेस कितनी थी? 20%। 20%। अब फाइननेस के बेसिस पर सब ग्रुप डिसाइड करना है। अब फाइननेस के बेसिस पर सब ग्रुप डिसाइड करना है। फाइननेस के बेसिस पर सब ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? फाइननेस देखनी पड़ेगी कितनी है। तो 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है कि फाइननेस की वैल्यू 5% से कम है, मतलब 0.075 mm से 5% से कम पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी वैल्यू होती है कि फाइननेस की वैल्यू 12% से ज्यादा है। तीसरी वैल्यू होती है कि फाइननेस की वैल्यू 12% से 5% के बीच में है। तो 12% से 5% के बीच में, 12% से ज्यादा और 5% से कम, ये 3 चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5% से कम वाली वैल्यू पर क्या होगा। फाइननेस मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ रहे हैं। फाइननेस सब बच्चे समझ रहे हैं, है ना। फाइननेस का मतलब होता है,
फाइननेस का मतलब होता है कि 0.075 mm से कितने पार्टिकल क्रॉस कर गए थे। तो फर्स्ट हमारा केस है कि फाइननेस वैल्यू 5% से कम है। अब फाइननेस वैल्यू 5% से कम है तो देखिएगा, सबसे पहले सॉइल कोर्स ग्रेन्ड आपने देख ली, फिर आपने दो केस देखे, दो केस पॉसिबल है, या तो आपका ग्रेवल होगा या फिर आपका सैंड होगा। अब ग्रेवल में और सैंड में आगे दो केस पॉसिबल है, या तो ये सॉइल वेल ग्रेडेड होगी। अगर ग्रेवल वेल ग्रेडेड है तो ग्रेवल वेल ग्रेडेड होने के लिए क्या चाहिए, Cu शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड Cc शुड बी इन बिटवीन 1 and 3। मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। पोरली ग्रेडेड के लिए क्या चाहिए, Cu और Cc, इन दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, आउट ऑफ लिमिट हो जाए। सिमिलरली अगर वो फ्रेंड है और फाइननेस 5% से कम है तो आप Cu और Cc देखिए। अगर Cu ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, फ्रेंड की बात आ गई ना इसलिए, और Cc 1 और 3 के बीच में आ रहा है, Cc 1 और 3 के बीच में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड फ्रेंड। और अगर Cu और Cc कोई भी एक आउट ऑफ लिमिट हो गया तो वो सॉइल क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड। अगर वो वेल ग्रेडेड है, अगर वो वेल ग्रेडेड है तो मेरा, अगर वो वेल ग्रेडेड है तो मेरा सब ग्रुप क्या होगा, W। पुअरली ग्रेडेड है तो मेरा सब ग्रुप क्या होगा, P। अगर वो सैंड है या ग्रेवल है तो आप सॉइल टाइप को जानते ही हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ये वाली मेरी सॉइल हो जाएगी GW, ठीक है ना। नाउ सी क्लियरली, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, है ना, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। लेट अस सपोज दैट क्या हुआ कि आप एक सॉइल को लेकर आए और वो सॉइल 10 kg थी, है ना। उस 10 kg की सॉइल को आपने सबसे पहले 0.075 mm की सीप पर रखा और उसमें से 9.8 kg पास कर गई, 9.8 kg रिटेन कर गई। 9.8 kg जैसे रिटेन करी तो आपने क्या बोल दिया, सॉइल क्या है, कोर्स ग्रेन्ड। इस कोर्स ग्रेन्ड फ्रैक्शन को 9.8 kg को आपने कहाँ रखा, 4.75 mm पर। आपने 4.75 mm के ऊपर रखा तो आपने देखा कि 7 kg रिटेन कर गया। 7 kg रिटेन कर दिया तो आपने क्या बोला, ये क्या है, ग्रेवल। और ग्रेवल बोलते ही इसका प्रीफिक्स डिसाइड हो गया कि ये क्या होगा, G। उसके बाद आपने देखा कि सॉइल की फाइननेस कितनी है, तो सॉइल की फाइननेस आपको मिली कितनी, 0.2 kg। 0.2 kg मतलब 2%। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, 2% मतलब फाइननेस इज लेस देन 5%। तो केस 1 हुआ। केस 1 होने के बाद आपने क्या निकाला इसका, Cu एंड Cc। आपने देखा कि इसका Cu निकल के आता है 10 और इसका Cc निकल के आता है 1.8। तो Cu इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और Cc इसका 1 से 3 के बीच में है। तो इसका सफिक्स क्या हो गया, इसका सब ग्रुप क्या हो गया, इसका सब ग्रुप हुआ वेल ग्रेडेड, ठीक है। और ये सॉइल क्या बन गई, ये सॉइल क्या बन गई, ये सॉइल बन गई मेरी GW। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉइल टाइप प्रीफिक्स, बाद में क्या लिखेंगे, सफिक्स W। सॉइल का नाम कैसे लिया जाएगा, सॉइल का नाम लिया जाएगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सो इट इज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट केस। पहला केस हमें कब लेना है, जब 0.075 mm से छोटे कितने पार्टिकल होंगे, 0.075 mm से छोटे हमारे पार्टिकल कितने होंगे, हमारे 5% पार्टिकल उससे छोटे होंगे। तो इट इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग सॉइल को वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड की तरह हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग सॉइल को डिसाइड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट केस है। इसके दो केस और हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आज हम लोग का पूरा हो गया, तो इसके दो केसेस हैं। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स मोर। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे लेते हैं। आप लोग जिन लोगों को ऑफिस निकलना है या जिन लोगों की व्यस्तताएं होती हैं वो चले जाइए। आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, बुधवार से वेडनेसडे से हम लोग आपकी एक क्लास और स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि जो लोग नौकरी पर जाने वाले हैं, जो लोग जॉब करने वाले हैं, उनके संग कॉन्टैक्ट फ्री ना हो, तो जो नॉन जॉब टाइमिंग होती है, मतलब जो आपका 10 से 5 का टाइम होता है, उसे छोड़कर, है ना, और दूसरे सूटेबल टाइम पर हम उन क्लासेस को रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है और उसके 4 या 5 दिन के बाद आप लोगों का एक क्लास और स्टार्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 क्लास चलेंगे और मैं और विकास सर 1 या 2 दिन के अंदर आपका पूरा शेड्यूल, मतलब 18 अगस्त तक आप लोगों की क्लासेस किस किस दिन चलेंगी, किस किस दिन ऑफ रहेंगी, किस तरह से आपका पूरा क्लासेस आगे बढ़ेगा,
तो डे बाय डे शेड्यूल आप लोगों को देने वाले हैं। मेरी और विकास सर का ऐसा डिस्कशन हुआ है पूरा। तो टेस्ट का भी शेड्यूल रहेगा, टेस्ट का शेड्यूल भी हम लोग उसके अंदर रखने वाले हैं, तो वो हम लोग आपको दे देंगे। दूसरा, मैं आपसे एक और बात आपको अनाउंस करना चाहता था। हम लोग अगले आने वाले वेडनेसडे को, मतलब अगले आने वाले बुधवार को, जब आपकी हाईबी की क्लास शुरू होने वाली, उस दिन सॉइल का एक मेजर टेस्ट आपका पहला रखने जा रहे हैं। सॉइल का मेजर टेस्ट होगा। जितनी पढ़ाई हम मंगलवार की शाम तक कर लेंगे, हम ट्यूसडे की शाम तक कर लेंगे, इवनिंग तक कर लेंगे, मतलब सुबह की जो क्लास होगी उसके अंदर कर लेंगे। तो उसके हिसाब से मैं आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बना दूंगा, तो आप उसमें उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। मेजर टेस्ट आप लोग अपना ले लीजिएगा, ठीक है। तो विकास सर, अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। मेरी क्लास खत्म हो चुकी है। मेरे तो बस 2-3 था, वो मैंने बता ही दिया था। हालांकि जी जो प्रॉब्लम है एक बच्चों को हो रही थी, तो जी जी रिलेटेड टू वीडियोस, वो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनली कॉल कर लेगा। बाकी ऐप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी अपन ने रिजॉल्व करने के लिए दे दिए। कल शायद किसी को प्रॉब्लम आ रही थी। जी 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 तो मेजर टेस्ट होगा, वो सभी लोग मेरे हिसाब से वेलकम टू आईसी में होंगे। जी। अगर नहीं होंगे तो अपन उनको भी ऐड कर देंगे। तो एक सब बार लोग हैं, बता सब लोग हैं, सब लोग हैं सर। बस, तो फिर ठीक है सर, अपनी मोटी मोटी बातें तो हो ही गई इसमें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप विकास सर को कभी भी किसी टाइम फोन कर सकते हैं, या मुझे आप कभी भी किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। अगर विकास सर का नंबर किसी के पास नहीं है तो मेरे विकास सर मेरे ख्याल से कई बार नंबर बोल चुके हैं, तो आपके पास सभी के पास उनका नंबर होगा। तो विकास सर को भी एक मैसेज डाल दीजिए, सर आपको नंबर दे देंगे। तो हम लोग की सॉइल की क्लास जब तक चलेगी हम यूजर आईडी पासवर्ड रखने वाले हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड को लेकर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका ऑफ होता है, एक र्यूमर में बहुत कि ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं या विकास सर नहीं दे देते, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपकी ऐप पर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी चीज पर आप ना करें। तब तक कभी भी आप ये ना पूछेंगे ऑफ है या नहीं है। ऑफ होगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम कम से कम 10 या 12 घंटे पहले आपकी ऐप के अंदर अपडेट करेंगे। हम आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी कर देंगे, है ना, अगर आपका ऑफ होगा तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग देख के चलें, किसी की बातों में ऐसे परेशान ना हो। और व्यापम वाले बैच में ऑफ एक्सपेक्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आपका जो पूरा शेड्यूल है वो विदाउट ऑफ चलने वाला है, उसमें आपकी कोई भी क्लास ऑफ नहीं रहेगी, इवन आपकी क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इन चीजों पे थोड़ा सा भरोसा ना करें, थोड़ा सा अपनी ऐप को आप लोग ध्यान से देखें, उसके अनाउंसमेंट को ध्यान से देखा करें, उसके अनाउंसमेंट को डे बाई डे थोड़ा सा वॉच किया करें, है। तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। कल मीटिंग रहेगी आपकी सेम यूजर आईडी सेम पासवर्ड के साथ। उसकी टाइमिंग अगर चेंज होती है या कुछ भी होता है तो हम आपको वो इंटीमेट करेंगे आपकी ऐप के साथ, है ना। अपने ऐप के अनाउंसमेंट को डेली देखते रहिए अपने बैच के अंदर। बाकी किसी भी र्यूमर के ऊपर ध्यान, अभी यदि कभी यूजर आईडी पासवर्ड भी चेंज करना पड़ता है तो ये भी हम लोग अनाउंसमेंट के थ्रू आपको अपडेट किया करेंगे, है ना। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता ऐप के अंदर तब तक परेशान मत होइए, और अनाउंसमेंट को रेगुलरली चेक कर लीजिए, दिन में 2-3 बार कम से कम, ठीक है। और अगर कभी आपको क्लास की कुछ टाइमिंग में दिक्कत भी होती है तो अनाउंसमेंट चेक कीजिए केवल, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। डाउट के लिए अगर कुछ बच्चे हैं तो वो रुक सकते हैं, बाकी बच्चे क्लास छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर मेरे को पूछना था कि जो फाइनेंस निकाले 2%, तब फाइनेंस कैसे पता चल रही है अपने को? क्या बोल रहे हो? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये पूछ रहा है फाइनेंस 2 कैसे kg पता चलेगी? फाइनेंस कैसे पता पड़ेगी अपन को? अपन स्टार्टिंग में सॉइल का, हाँ सर, जब अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है या सॉइल फाइन ग्रेन्ड है, तो अपन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? सॉइल को 0.075 mm की सीप पर रख के, हाँ सर, 0.075 mm की सीप से जो भी पास हो गया वो सॉइल की फाइननेस है अच्छा, हाँ सर, ओके। ना। परसेंट 0.075 mm से पास हो गया हाँ, वो सॉइल की फाइननेस है, मैंने बताया ना अभी। हाँ सर, हाँ सर, वो जो स्टार्टिंग वाली, ओके। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर टेस्ट से क्वेश्चन था। बताओ सर 2 दिन पहले के टेस्ट में एक क्वेश्चन था, इफ सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 16 kilonewton per meter cube, if water is added to the soil to increase the water content to 45% corresponding to saturation, then find the void ratio.
ठीक है, मुझे याद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे आपको ऐप के अंदर दिखाई दिया होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा अजीब लग रहा था, वो जो उसमें ना, मतलब मैंने अलग वे में सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों ने गामा डी निकाल के, गामा बी निकाल के, वन प्लस गामा डी इक्वल्स टू गामा बी अपॉन 1 + W करके सॉल्यूशन किया हुआ था। मुझे डेटा बताओ, डेटा क्या दिया हुआ है? A soil has dry unit weight of 16 kilonewton per meter cube. ठीक है, If water is added to the soil to increase the water content to 45%, ठीक है, corresponding to saturation, then find the void ratio. और specific gravity दिया हुआ है 2.65. सर इसका एक बार सॉल्यूशन नहीं करके दिखा देंगे आप? देखो अब इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी क्या है कि अगर आपको ई फाइंड आउट करना है तो ई फाइंड आउट करने का आपको एक तरीका तो ये मिल सकता है कि आप ई एफ इक्वल टू डब्ल्यू जी कर लीजिए। यस सर। ठीक है, और आप ई एफ इक्वल टू डब्ल्यू जी करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो ई एफ इक्वल टू आप डब्ल्यू की वैल्यू रखिए 0.45 इंटू जी की वैल्यू रखिए 2.65 और अपॉन एस की वैल्यू रख दीजिए 1 और यहाँ से ई को निकाल दीजिए। ये आपका कितना आ रहा है? 1.1925 आ रहा है सर। ठीक है, मतलब इसमें आपका ये 119%। ये फ्रैक्शन में बताया ना तुमने? सर यस सर। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा 119% ई का वैल्यू हो जाएगा। सर इससे अलग आ रहा है, और सर अगर हम लोग गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई से करें उससे अलग आता है, 62% के आसपास कुछ आता है। नहीं, ये इसका सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि सॉइल आपको स्टार्टिंग में अर्पिता एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना थोड़ा सा धीरे धीरे, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है उसमें। Soil has dry unit weight ठीक है, of 16 kilonewton per meter cube. ठीक है, If water is added to the soil to increase the water content to 45%. मतलब सॉइल स्टार्टिंग में ड्राई था और उसके बाद सॉइल के अंदर हमने 45% का वाटर कंटेंट मिलाया। ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, प्रेफर दिस सॉल्यूशन। मैं ऐप वाले सॉल्यूशन को रिव्यू कर लेता हूँ। दिस सॉल्यूशन इज 100% करेक्ट, क्योंकि सॉइल को हम ड्राई से ऊपर तक लेकर के आए। ऐप के अंदर अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों की बात समझ पा रहा हूँ, ऐप के अंदर अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कि गामा डी इक्वल्स टू गामा बी अपॉन 1 + W करके पहले गामा बी निकाला गया होगा और गामा बी निकालने के बाद गामा बी इक्वल्स टू G + EF इंटू गामा W अपॉन 1 + E करके E निकाला गया होगा। तो वहां से जो E आएगा जी टाइम से वो 1/9 से कम G आएगा, है ना, जितना भी आएगा। सर वो में 25% बताया गया है वहाँ, बल्कि इस आंसर से कोई भी आंसर उसमें मैच ही नहीं कर रहा। ओके, मेरी बात सुनो। हो सकता है छोटी सी कंसेप्चुअल गलती टेस्ट पेपर बनाने वाले से हुई हो। अगर उसमें ऐसा किया हुआ है तो ये वाला सॉल्यूशन गलत है। अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये वाला सॉल्यूशन गलत है ना? अगर ये वाला दिया हुआ है ये सॉल्यूशन गलत है, ये वाला सॉल्यूशन सही है। अब आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये चीज क्यों हुई, है ना, ये गलती क्यों हुई। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्या हुआ, पहले मैं इन चीजों को मिटा देता हूँ, फिर इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले ये सॉइल ड्राई स्टेट में है। ठीक है, ये सॉइल जब गामा डी इसका दिया हुआ है तो यहाँ पर ये सॉइल ड्राई स्टेट में है, और उसके बाद आपने क्या किया है, सॉइल के अंदर वाटर मिक्स किया है। जब आपने सॉइल के अंदर वाटर मिक्स किया है तो ये सॉइल कहां तक पहुंची है, सैचुरेशन तक पहुंची है। अब ये सैचुरेशन भी हो सकता है और सुपर सैचुरेशन भी हो सकता है। वाटर मिक्स करने के बाद हो सकता है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो गया हो, बढ़ गया हो। ठीक है, अब अगर आप ड्राई स्टेट से ई फाइंड आउट करोगे तो वो ई कौन सा आएगा, वो ई आएगा ड्राई वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग। जब तक इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा है तब तक ई आएगा, लेकिन वाटर मिक्स करने से अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ई भी क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। और अगर ई इंक्रीज हो गया होगा तो आपको वही वाला ई फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग ई मांग रहा है ना।
इसीलिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर EF इक्वल्स टू WG रखा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैंने EF इक्वल्स टू WG रखा और EF इक्वल्स टू WG से मैंने E की वैल्यू निकाली 119%, व्हाटएवर, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे करूंगा कि गामा D इक्वल्स टू गामा B अपॉन 1 प्लस W निकालूंगा, तो मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। गलत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गामा D के करस्पॉन्डिंग गामा B निकाल रहा हूँ। गामा D के करस्पॉन्डिंग मतलब ड्राई स्टेट में, ड्राई स्टेट में मतलब ड्राई वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल वॉइड रेशो है उसका। तो यहाँ से मुझे जो भी वॉइड रेशो मिलेगा वो 119 से आपको हमेशा कम वाला वॉइड रेशो मिलेगा। 119 से कम वॉइड रेशो मिलेगा मतलब क्या है, आपको 119 से कम वॉइड रेशो मिलेगा, आपको ड्राई वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशो मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज वो नहीं पूछ रहा है, वो सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है पानी मिलाने के बाद। तो पानी मिलाने के बाद हो सकता है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो और वॉल्यूम इंक्रीज होने से की वजह से वॉइड रेशो बढ़ गया हो। तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा 119। मैं ऐप के अंदर उसको दिखवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन ठीक करवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको ऐप में ठीक दिख जाएगा। और कोई क्वेश्चन? सर इसमें शायद इस क्वेश्चन में शायद वॉल्यूम कांस्टेंट बोला था उसने लास्ट में। हाँ सर, मैं क्वेश्चन दिखवा दूंगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो नहीं सकता। अगर वॉइड रेशो दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना बेटा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। और 45% का वाटर कंटेंट छोटा वाटर कंटेंट नहीं होता। सर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला था, पर ऊपर क्वेश्चन में ड्राई यूनिट वेट बोला था और दिया गया वो था गामा डी। और हाँ हाँ सही है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। गामा डी के बाद उसमें अगर पानी मिलाया है तो सॉइल का वॉल्यूम बड़ा होगा और सॉइल का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वॉइड रेशो होगा सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग। इसीलिए ड्राई यूनिट वेट के करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, अपन को EF इक्वल्स टू WG से निकालना पड़ेगा, वो अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बोल दिया है तो दोनों वॉइड रेशो सेम आएंगे। ओके सर, ये पूछना, ठीक है जी। अगर वो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप दोनों जगह से निकालेंगे, दोनों वॉइड रेशो को सेम आना पड़ेगा, एकदम सेम आएंगे दोनों वॉइड रेशो। सर क्वेश्चन में सर लिखा है विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो फिर दोनों वॉइड रेशो को सेम आना चाहिए। लेकिन सर गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से 62% आ रहा है। हाँ, तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है पानी मिलाने के बाद। अगर दोनों ये अलग अलग आ रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, क्वेश्चन के अंदर गलती से ये वाली चीज आ गई हो, गलती हुई हो क्वेश्चन बनाने वाले से, लेकिन अगर उसका वॉइड रेशो अलग अलग आ रहा है और बाद वाला ज्यादा निकल के आ रहा है, इसका मतलब जब आपने वाटर कंटेंट मिलाया है तो सॉइल सुपर सैचुरेशन पर पहुंच रही है और सुपर सैचुरेशन पर पहुंचने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो सर ये इंक्रीज इन वॉल्यूम काट दें सर? हाँ, उसको आप नहीं काट पाओगे, उसको मैं कटवाऊंगा। नहीं सर, जो क्वेश्चन में लिखा हूँ। हाँ हाँ, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ अपनी आईडी से, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं उसको कटवा दूंगा, ठीक है उसका। और कोई प्रॉब्लम किसी को? और कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ जी बताइए सर। ये कोलैप्सिबल सॉइल पे थोड़ा डाउट था, मैं 2 मिनट को निकाल लेता हूँ। क्या डाउट है? सर ये आपने बताया था कि पानी मिलाएंगे जैसा उसमें सॉइल पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट सर कॉम्पैक्शन होगा। यस सर, बट प्रैक्टिकली सर वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए सर। नहीं, क्या होता है जब हम पानी मिलाते हैं तो थोड़ी देर तक हम लोग क्या मानते हैं, जब तक सॉइल सैचुरेट होती है तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं और सैचुरेशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये पूरी कहानी कहाँ की है? सैचुरेशन के पहले की कहानी है। ओके, सैचुरेशन के पहले का है, बाकी सैचुरेशन के बाद तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा। ये सैचुरेशन के पहले की कहानी है। मग्गे में या छोटे से डिप और फेंड के ऊपर पानी डाल दो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सैचुरेशन में थोड़ा सा पानी डाल दो, तुम्हें लगेगा कि फेंड तुमने जहां पानी डाला है वहां थोड़ा नीचे। ओके सर, फेंड का सेल्फ कॉम्पैक्शन, ठीक है। ये पूरी कहानी सैचुरेशन के बाद पहले की है। ओके सर। और से कुछ पूछना है? सर अपन ये अगर गामा डी का फॉर्मूला लगाएं जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो वो ड्राई स्टेट में जो ई होगा गामा डी के करस्पॉन्डिंग ई निकल के आएगा ड्राई स्टेट में। हाँ 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 ठीक है, मतलब 100% वॉल्यूम वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है?
ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो आईसी का है उसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।